प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर नवनीत शर्मा, सह आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय से नाट्य साहित्य के कवि या लेखक के रूप में प्रसिद्ध शूद्रक के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें शूद्रक की स्थिति काल और शूद्रक के कृतित्व के विषय में संक्षेप में चर्चा कर पाएंगे। संस्कृत नाट्य साहित्य में अत्यंत रोचक एवं बहुरंगी प्रकरण मृच्छकटिकम के रचयिता के रूप में शूद्रक का नाम प्रसिद्ध है। संस्कृत नाट्य के क्षेत्र में मृच्छकटिक जितना सुंदर, सजीव, विविध घटना संपन्न, जीवंत पात्र युक्त तथा रस युक्त है, उसके लेखक का व्यक्तित्व उतना ही विवादास्पद तथा कल्पना मिश्रित है। शूद्रक के व्यक्तित्व, उसके स्थितिकाल एवं जीवन के संदर्भ में विद्वानों में मतांतर रहे हैं। कुछ विद्वान शूद्रक को काल्पनिक व्यक्ति मानते हैं तो अन्य उन्हें ऐतिहासिक, कुछ उसे क्षत्रिय मानते हैं तो कुछ शूद्र एवं अन्य कुछ विद्वान ब्राह्मण। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसके मूल में अन्य कारणों के अलावा प्रकरण की प्रस्तावना में आए प्रारंभिक 3 श्लोक भी प्रमुख कारण हैं। इन श्लोकों में शूद्रक के लिए परोक्ष लिट लकार का प्रयोग किया गया है तथा शूद्रक द्वारा स्वेच्छया अग्नि में प्रविष्ट होने का कथन है तथा उसमें भी भूतकाल का ही प्रयोग है। प्रस्तावना के इन श्लोकों का अध्ययन करके समीक्षकों ने 2 संभावनाएं व्यक्त की हैं। यह मृच्छकटिक शूद्रक नामधारी राजा की ही रचना है। पहला, यह मृच्छकटिक शूद्रक नामधारी राजा की ही रचना है, किंतु प्रस्तावना के श्लोक किसी परम शूद्रक भक्त ने बाद में जोड़ दिए, अतः ये प्रक्षिप्त हैं। दूसरा, मृच्छकटिक की रचना किसी अन्य व्यक्ति ने की, किंतु प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा से इस नाट्य रचना का नाम शूद्रक के साथ जोड़ दिया। हमारा अभिमत है कि ये प्रस्तावना के श्लोक प्रक्षिप्त हैं, किसी शूद्रक प्रशंसक ने बाद में जोड़ दिए हैं। शूद्रक का व्यक्तित्व काल्पनिक न होकर ऐतिहासिक है तथा मृच्छकटिक का रचयिता राजा शूद्रक है। यह शूद्रक अन्य कोई नहीं अपितु सातवाहन वंश का राजा सिमुक है, जिसके नाम शिशुक, शिप्रक एवं शूद्रक प्राप्त होते हैं। शूद्रक की स्थिति काल भी निश्चित नहीं है। इस विषय में विद्वानों में मतांतर रहे हैं। अभी तक इस विषय में कोई प्रामाणिक मत स्थिर नहीं हो पाया है। कुछ विद्वान इन्हें 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 1म शताब्दी ईसा पूर्व, 3य शती ईस्वी, 5 शती ईस्वी आदि अनेक समय शूद्रक के स्थिति काल के रूप में भिन्न भिन्न विद्वानों ने प्रस्तुत की हैं, किंतु प्रत्येक के ही तर्क विशेष प्रभावयुक्त अथवा प्रामाणिक नहीं है। शूद्रक के स्थिति काल के संदर्भ में जो विविध तर्क दिए गए हैं, उन्हें कतिपय महत्वपूर्ण तर्कों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है या आपको बतलाया जा रहा है। नंबर 1, शूद्रक ने भास के चारुदत्त के आधार पर अपने मृच्छकटिक की रचना की, अतः उनका समय भास के पश्चात ही होना चाहिए। पहला मत है कि शूद्रक ने महाकवि भास के द्वारा लिखित चारुदत्त के आधार पर अपने मृच्छकटिक की रचना की, इसलिए उनका समय भास के पश्चात ही होना चाहिए। मृच्छकटिक का कर्ता शूद्रक
आंध्र वंश के प्रारंभिक राजा से अभिन्न माना गया है, अतः इनका समय ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी होना चाहिए। तीसरा मत है, अंतःसाक्ष्य के आधार पर एम.आर. काले ने शूद्रक का समय ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व ही माना है। ईस्वी सन के प्रारंभ में बौद्ध धर्म में पर्याप्त ह्रास हो चला था, किंतु इस नाटक में ऐसे समय का चित्रण है जब बौद्ध धर्म अपनी उन्नत अवस्था में था। डॉक्टर भंडारकर महोदय ने भी बताया है कि आंध्रवंशी राजाओं के समय में बौद्ध धर्म उन्नति पर था। चौथा, मृच्छकटिकम के नवम अंक में हत्या के अपराधी चारुदत्त के अभियोग का निर्णय मनुस्मृति के प्रमाण पर किया गया है। मनुस्मृति का समय ईसा पूर्व द्वितीय शती माना जाता है, अतः शूद्रक प्रसिद्ध मनुस्मृतिकार मनु के उपरांत ही हुए हैं। पांचवा, मृच्छकटिक में वेश्या को नायिका का पद प्रदान किया है और इस पर वात्स्यायन के कामसूत्र का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वात्स्यायन का समय कम से कम ईसा पूर्व 100 है। ईसा पूर्व 100 है, अर्थात 100 वर्ष पूर्व, ईसा के 100 वर्ष पूर्व है। मृच्छकटिकम में राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग एक पुलिस अधिकारी के रूप में हुआ है, जबकि कालिदास ने राष्ट्रीय शब्द को राजा के साले के अर्थ में प्रयुक्त किया है। सातवां, मृच्छकटिक की प्राकृत भाषा की प्रारंभिक अवस्था का द्योतन करती है। मृच्छकटिकम में विट, शकार जैसे पात्रों का प्रयोग संस्कृत नाटक की प्रारंभिक अवस्था को सूचित करता है। नवां, मृच्छकटिकम की भाषा में कालिदास की भाषा भी परिस्मृति भी नहीं है, अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शूद्रक कालिदास से पूर्व तथा भास के पश्चातवर्ती हैं। इसलिए शूद्रक का समय ईसा पूर्व में माना जा सकता है। शूद्रक के कृतित्व अर्थात उनकी रचनाओं के विषय में शूद्रक विरचित एकमात्र रूपक मृच्छकटिकम प्राप्त है, जिसकी कथा वस्तु कवि कल्पित है, जो भास विरचित चारुदत्त से प्रभावित है। यह 10 अंकों का प्रकरण है, जिसमें उज्जैनी के एक सम्मानित किंतु दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त की परम रूपवान गुणानुरक्त गणिका वसंत सेना के साथ प्रणय कथा चित्रित हुई है। कथा वस्तु का द्वितीय भाग आर्यक की राज्य प्राप्ति से संबंधित है। प्रकरण में 10 अंक हैं, जिनके अलग अलग शीर्षक हैं। प्रथम अंक का शीर्षक अलंकार न्यास है। इस अंक में विट, शकार आदि वसंत सेना का पीछा करते हैं। वसंत सेना मौका पाकर चारुदत्त के घर में प्रवेश कर जाती है तथा वहीं पर आभूषण छोड़कर चली जाती है। द्वितीय अंक द्यूत संवाहक शीर्षक नाम से है। इस अंक में द्यूत क्रीड़ा का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इसमें वसंत सेना जुआरिये एवं उनके मुखिया से संवाहक को अपने स्वर्ण आभूषणों को प्रदान कर छुड़ाती है। संवाहक वीतराग होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। इसी अंक में वसंत सेना का हाथी जब संवाहक को पकड़ लेता है तो वसंत सेना का सेवक कर्णपूरक उसे छुड़ाता है। इस बात का जब चारुदत्त को पता लगता है तो वह पुरस्कार स्वरूप कर्णपूरक को अपना दुशाला प्रदान करता है। तृतीय अंक का नाम संधि विच्छेद है।
इसमें वसंत सेना की दासी मदनिका को ब्राह्मण शर्विलक सेवा से मुक्त कराना चाहता है। इसे हेतु वह चारुदत्त के घर में सेंध लगाता है तथा वसंत सेना की धरोहर रूप जो आभूषण थे उनकी चोरी करता है। चतुर्थ अंक का शीर्षक मदनिका शर्विलक है। इसमें दोनों के प्रणय का चित्रण हुआ है। शर्विलक चुराए गए आभूषणों को मदनिका को देता है। मदनिका उन आभूषणों को चतुरता से वसंत सेना को दिला देती है। उधर चारुदत्त की पत्नी द्यूता को जब चोरी का पता चलता है तो वह उनके बदले अपनी बहुमूल्य रत्नावली चारुदत्त को देती है, जिसे वह विदूषक द्वारा वसंत सेना के पास भिजवा देता है। पंचम अंक का शीर्षक दुर्दिन है। इस अंक में वर्षा का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। घना अंधकार एवं वर्षा के वातावरण में वसंत सेना चारुदत्त के घर पहुंचती है। वहां दोनों का प्रेम मिलन होता है। वह रात वसंत सेना वहीं व्यतीत करती है। षष्ठ अंक का नामकरण प्रहरण विपर्यय रखा गया है। इस अंक में वसंत सेना भूलवश चारुदत्त की गाड़ी में न बैठकर शकार की गाड़ी में बैठ जाती है। इसी अंक में इस प्रकरण के शीर्षक का रहस्य भी सन्निहित है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन पड़ोसी बच्चे के पास स्वर्ण निर्मित गाड़ी देखकर उसके लिए आग्रह करता है। वसंत सेना को जब पता चलता है तो वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर वह रोहसेन की मिट्टी की गाड़ी को अपने आभूषणों से भर देती है तथा उनके स्वर्ण शक्तिका बनाने के लिए कहती है। सप्तम अंक का नामकरण आर्यकापहरण रखा गया है। इसमें गोपाल दारक आर्यक कारागार से भागकर आता है तो उसे खाली गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। वह उसमें बैठ जाता है। गाड़ीवान समझता है कि वसंत सेना बैठ गई है। वह गाड़ी चला देता है, हाँक देता है। मार्ग में दो रक्षक चंदनक और वीरक गाड़ी का निरीक्षण करना चाहते हैं। चंदनक उसे देखता है और पहचान कर अभयदान प्रदान करता है। वीरक भी गाड़ी को देखना चाहता है परंतु चंदनक उसे नहीं देखने देता। दोनों में झगड़ा हो जाता है। आर्यक पुष्पकरंडक उद्यान में चारुदत्त के पास पहुंचता है। अष्ट अंक का शीर्षक वसंत सेना मोटन है। वसंत सेना शकार की गाड़ी में भूल से बैठ गई थी, अतः वह चारुदत्त के स्थान पर शकार के समीप पहुंच जाती है। वहां शकार उसके समक्ष प्रणय प्रस्ताव करता है। वसंत सेना उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। तब वह बलात् उसका गला घोंटकर पत्तों में छिपा देता है। भिक्षुक बना संवाहक उसे समीप के विहार में ले जाकर योग्य उपचार से पुनर्जीवित कर देता है। नवम अंक का नामकरण व्यवहार रखा गया है। इसमें न्यायालय का दृश्य है जिसमें शकार चारुदत्त पर वसंत सेना की हत्या का अभियोग लगाता है। देव दुर्विपाक से अभियोग सिद्ध हो जाता है तथा चारुदत्त को मृत्युदंड देने का निर्देश दिया जाता है। अंतिम अंक संहार में परिस्थितियां एकदम विपरीत होती हैं। चांडाल चारुदत्त को मृत्युदंड देने
शमशान ले जाते हैं। जब चांडाल चारुदत्त पर प्रहार करने ही वाले होते हैं, उसी समय बौद्ध भिक्षु वसंत सेना के साथ वहां उपस्थित हो जाता है। उसे जीवित देखकर वे उसे मुक्त कर देते हैं। उसी समय राज्य सत्ता का परिवर्तन होता है। पालक को मारकर आर्यक राजा बन जाता है। चारुदत्त के स्थान पर शकार को फांसी की सजा का आदेश होता है, परंतु चारुदत्त शकार को मुक्त कर देता है। वसंत सेना राजा के द्वारा वधू शब्द से विभूषित हो जाती है तथा उसका विवाह चारुदत्त के साथ संपन्न होता है। इस प्रकार मृच्छकटिकम में वसंत सेना और चारुदत्त की कथा या प्रणय कथा का वर्णन प्राप्त होता है। आज के लिए हम इतना ही। धन्यवाद।